नमस्कार प्यारे बच्चों। आज हम कक्षा छठी की हिंदी की पाठ्य पुस्तक वसंत भाग 1 का तीसरा पाठ नादान दोस्त के अभ्यास के प्रश्न उत्तर पढ़ेंगे। तो यहाँ पर पहला प्रश्न है, कहानी से अंडों के बारे में केशव और श्यामा के मन में किस तरह के सवाल उठते थे। वे आपस में ही सवाल जवाब करके अपने दिल को तसल्ली क्यों दे दिया करते थे। केशव और श्यामा छोटे बच्चे थे। वे चिड़िया के अंडों को देखकर हैरान थे। वे चिड़िया और उसके अंडों की रक्षा करना चाहते थे। केशव और श्यामा को हैरानी थी कि अंडों में से बच्चे कैसे निकल आएंगे। वे चिड़िया और उसके बच्चों के बारे में ही सोचते रहते थे। यही कारण था कि उनके मन में तरह तरह के सवाल उठते थे। केशव और श्यामा के मन में अंडों के बारे में जानने की इच्छा थी। वे अपने मन में उठने वाले कई सवालों का जवाब चाहते थे। इसका जवाब उन्हें अपने माता पिता से मिल सकता था, किंतु उनकी माँ घर के कामों में बहुत अधिक व्यस्त रहती थी और पिताजी पढ़ने लिखने में लगे रहते थे। जब उन्हें अपने सवालों का जवाब कहीं से भी ना मिला तो केशव और श्यामा आपस में ही सवाल जवाब करके अपने मन को तसल्ली दे दिया करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, केशव ने श्यामा से चिथड़े, टोकरी और दाना पानी मांगकर कार्निस पर क्यों रखे थे। केशव चिड़िया के अंडों की रक्षा करना चाहता था। उसने चिथड़ों की एक गद्दी बनाकर अंडों के नीचे रखी ताकि वे ना टूटें। टोकरी से उसने चिड़िया और उसके अंडों को धूप से बचाने के लिए छोटी सी छत बनाई तथा चिड़िया और उसके अंडों से निकलने वाले बच्चों के लिए उसने दाना पानी भी अंडों के पास रख दिया था। इसी कारण वे चिथड़े, टोकरी और दाना पानी की जरूरत पड़ी उन्हें। नेक्स्ट क्वेश्चन, केशव और श्यामा ने चिड़िया के अंडों की रक्षा की या नादानी। उत्तर, केशव और श्यामा ने चिड़िया के अंडों की रक्षा नहीं की, उनसे तो नादानी हुई थी। वे रक्षा करना चाहते थे, किंतु पूरा ज्ञान ना होने के कारण उनसे नादानी हो गई। उन्हें अपनी माँ की सहायता लेनी चाहिए थी। उन्हें अपनी माँ को बताना चाहिए था कि वे अंडों की रक्षा करना चाहते हैं। यदि वे ऐसा करते तो माँ उनकी सहायता अवश्य करती और चिड़िया के अंडे टूटने से बच जाते। नेक्स्ट देखो कहानी से आगे। प्रश्न 1, केशव और श्यामा ने अंडों के बारे में क्या क्या अनुमान लगाए। यदि उस जगह तुम होते तो क्या अनुमान लगाते और क्या करते। केशव और श्यामा ने अंडों के बारे में अनुमान लगाया कि अंडों में से बच्चे निकलकर फुर से उड़ जाएंगे। वे प्रतिदिन अनुमान लगाते कि अब अंडों से बच्चे जरूर निकल आए होंगे। वे कभी चिड़िया की दाना पानी की समस्या को लेकर चिंतित हो जाते तो कभी वे सोचते कि अंडों को धूप से भी बचाना चाहिए। यदि हम उनकी जगह होते तो हम भी यही अनुमान लगाते कि अंडे छोटे छोटे होंगे। अंडों से बच्चे जल्दी ही निकलकर आकाश में उड़ने लगेंगे। हम भी केशव और श्यामा की भांति अंडों को एक बार देखने की कोशिश जरूर करते। नेक्स्ट क्वेश्चन, माँ के सोते ही केशव और श्यामा दोपहर में बाहर क्यों निकल आए। माँ के पूछने पर भी दोनों में से किसी ने किवाड़ खोलकर दोपहर के बाहर निकलने का कारण क्यों नहीं बताया। माँ के सोते ही केशव और श्यामा दोपहर में चिड़िया और उसके अंडों की रक्षा करने के लिए बाहर निकल पड़े। वे जानते थे कि यदि माँ ने
देख लिया तो वह उन्हें डांटेगी। माँ नहीं चाहती थी कि वे बाहर धूप में घूमें। बाद में जब माँ ने किवाड़ खोलकर दोपहर में बाहर निकलने का कारण पूछा तो दोनों ने कोई उत्तर नहीं दिया। वे जानते थे कि यदि माँ को कारण बताया गया तो दोनों की पिटाई होगी। दोनों ही चिड़िया के अंडों को छेड़ने के कसूर में हिस्सेदार थे। इसी कारण केशव और श्यामा ने माँ को कोई कारण नहीं बताया। नेक्स्ट देखिए, प्रेमचंद ने इस कहानी का नाम नादान दोस्त रखा। तुम इसे क्या शीर्षक देना चाहोगे? उत्तर, इस कहानी का एक अन्य शीर्षक नादान बचपन हो सकता है। अनुमान और कल्पना। प्रश्न 1, इस पाठ में गर्मी के दिनों की चर्चा है। अगर सर्दी या बरसात के दिन होते तो क्या क्या होता? अनुमान करो और अपने साथियों को सुनाओ। यदि सर्दी या बरसात के दिन होते तो भी केशव और श्यामा को बाहर ना निकलने दिया जाता। सर्दी और बरसात में भी बच्चों को ठंड लगने और उनके बीमार होने की संभावना रहती है। यदि सर्दी या बरसात के दिन होते और केशव तथा श्यामा घर से बाहर निकलते तो भी उनकी माँ उन्हें अवश्य डांटती। अब नेक्स्ट देखिए, पाठ पढ़कर मालूम करो कि दोनों चिड़ियाँ वहाँ फिर क्यों नहीं दिखाई दी। वे कहाँ गई होंगी? इस पर अपने दोस्तों के साथ मिलकर बातचीत करो। दोनों चिड़ियों ने देखा कि बच्चे उनके अंडों को छेड़ते थे। उन्होंने जान लिया कि उस घर में उनके अंडे सुरक्षित नहीं रहेंगे। इसी कारण वे स्थान छोड़कर चली गई। उन चिड़ियों ने वह स्थान छोड़कर निश्चित रूप से कहीं दूसरी जगह पर अपना घोंसला बनाया होगा जहां उनके अंडे सुरक्षित रहें। नेक्स्ट देखिए, केशव और श्यामा चिड़िया के अंडों को लेकर बहुत उत्सुक थे। क्या तुम्हें भी किसी नई चीज़ या बात को लेकर कौतूहल महसूस हुआ है? ऐसे किसी अनुभव का वर्णन करो और बताओ कि ऐसे में तुम्हारे मन में क्या क्या सवाल उठे। बात कुछ वर्ष पहले की है, जब मैंने पहली बार कंप्यूटर देखा। मेरे मन में उससे संबंधित अनेक सवाल उठे। मेरे मन में प्रश्न उठा कि क्या कंप्यूटर में कोई व्यक्ति बैठा होगा जो सब कुछ लिखता है? क्या उसमें कोई ऐसी मशीन है जो सारा हिसाब करती है? उससे ईमेल कैसे होता है? कंप्यूटर में कैसी कैसी जानकारियाँ होंगी? क्या कंप्यूटर में मज़ेदार कहानियाँ भी होंगी? इस प्रकार के अनेक सवाल मेरे मन में आए थे। भाषा की बात। प्रश्न 1, श्यामा माँ से बोली, मैंने आपकी बातचीत सुन ली है। ऊपर दिए उदाहरण में मैंने का प्रयोग श्यामा के लिए और आपकी का प्रयोग माँ के लिए हो रहा है। जब सर्वनाम का प्रयोग कहने वाले, सुनने वाले या किसी तीसरे के लिए हो तो उसे पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। नीचे दिए गए वाक्यों में तीनों प्रकार के पुरुषवाचक सर्वनामों के नीचे रेखा खींचो। एक दिन, अब इसका उत्तर देखिए। एक दिन दीपू और नीलू यमुना तट पर बैठे शाम की ठंडी हवा का आनंद ले रहे थे। तभी उन्होंने, अब उन्होंने पे हमने रेखा खींची है, देखा कि लंबा आदमी लड़खड़ाता हुआ उनकी ओर चला आ रहा है। तो उनकी पे रेखा है। पास आकर उसने, यहाँ पर भी रेखा खींची है, बड़े दयनीय स्वर में कहा, मैं भूख से मरा जा रहा हूँ। तो मैं भी सर्वनाम है, यहाँ पर भी रेखा है। क्या आप मुझे कुछ खाने को दे सकते हैं? नेक्स्ट देखिए, तगड़े बच्चे मसालेदार सब्जी, बड़ा अंडा
यहाँ रेखांकित शब्द क्रमशः बच्चे, सब्जी और अंडा की विशेषता यानी गुण बता रहे हैं, इसलिए ऐसे विशेषणों को गुणवाचक विशेषण कहते हैं। इसमें व्यक्ति या वस्तु के अच्छे बुरे हर तरह के गुण आते हैं। तुम 4 गुणवाचक विशेषण लिखो और उनसे वाक्य बनाओ। तो गुणवाचक विशेषण और वाक्य। सुंदर लड़का, एक सुंदर लड़का मेरी कक्षा में पढ़ता है। काली गाय घास चर रही है। वाक्य। घनी मूंछों वाला आदमी, वह घनी मूंछों वाला आदमी मेरा पड़ोसी है। सफ़ेद कमीज़। वाक्य देखिए, मुझे मेरी सफ़ेद कमीज़ बहुत पसंद है। अब नेक्स्ट प्रश्न 3, केशव ने झुंझलाकर कहा। नेक्स्ट देखिए, केशव रोनी सूरत बनाकर बोला। नेक्स्ट, केशव घबरा कर उठा। नेक्स्ट, केशव ने टोकरी को एक टहनी से टिकाकर कहा। नेक्स्ट देखिए, श्यामा ने गिड़गिड़ाकर कहा। ऊपर लिखे वाक्यों में रेखांकित शब्दों को ध्यान से देखो। ये शब्द रीतिवाचक क्रिया विशेषण का काम कर रहे हैं, क्योंकि ये बताते हैं कि कहने, बोलने और उठने की क्रिया कैसे हुई। कर वाले शब्दों में क्रिया विशेषण होने की एक पहचान ये भी है कि ये अक्सर क्रिया से ठीक पहले आते हैं। अब तुम इन 5 क्रिया विशेषणों का वाक्य में प्रयोग करो। अब झुंझलाकर देखिए वाक्य। राम ने झुंझलाकर कहा कि वह कल दिल्ली नहीं जाएगा। बनाकर सुरेश रमेश को मूर्ख बनाकर भाग गया। नेक्स्ट देखिए, घबराकर मोहन घबराकर दरवाजे की ओर दौड़ा। टिकाकर सीता दरवाजे के साथ सिर टिकाकर बैठ गई। अब गिड़गिड़ाकर चोर सिपाही के सामने गिड़गिड़ाकर रोने लगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीचे प्रेमचंद की कहानी सत्याग्रह का एक अंश दिया है। तुम इसे पढ़ोगे तो पाओगे कि विराम चिन्हों में बिना ये अंश अधूरा सा है। तुम आवश्यकता के अनुसार उचित जगहों पर विराम चिन्ह लगाओ। अब देखिए, आपके पास ये दिया है तो इसमें उचित विराम चिन्ह लगाने हैं। तो आपके पास आंसर सामने दिया है, अब आप देख सकते हैं। अब नेक्स्ट यहाँ पर विराम चिन्ह लगे कि कैसे, कहाँ पर कौन सा विराम चिन्ह लगना है। तो उचित विराम चिन्ह लगाए गए उत्तर में। नेक्स्ट, कुछ करने को। अब गर्मियों और सर्दियों में जब तुम्हारी लंबी छुट्टियाँ होती हैं तो तुम्हारा दिन कैसे बीतता है। अपनी बुआ या किसी और को एक पोस्ट कार्ड या अंतर्देशीय पत्र लिखकर बताओ। अब देखिए, यहाँ पर पत्र लिखना है। 150 राजा पार्क, यहाँ पर जगह का नाम है सोलन। दिनांक, अब जो दिनांक होगी आपने लिखनी है। तो जैसे कि आज है 6 मई 2024। पूजनीय बुआ जी, सादर प्रणाम। मैं यहाँ पर बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। आशा करता हूँ कि आप भी ठीक होंगी। आजकल हमारे स्कूल में छुट्टियाँ चल रही हैं। मेरी ये छुट्टियाँ लगभग 42 दिन की हैं। मैं सुबह 6 बजे उठता हूँ, हाथ मुँह धोकर सैर करने जाता हूँ। सैर से आकर थोड़ी देर आराम करके नहाता हूँ। उसके बाद नाश्ता करता हूँ। बुआ जी, स्कूल से छुट्टियों का काम मिला हुआ है। मैं अपने प्रत्येक विषय को 30-30 मिनट का समय प्रतिदिन देता हूँ। दोपहर का भोजन करने के बाद 1 घंटा सो जाता हूँ। शाम को पिताजी के साथ पार्क में घूमने जाता हूँ। कई बार दोस्तों के साथ खेलने भी चला जाता हूँ। रात को कुछ देर टीवी देखता हूँ और फिर खाना खाकर सो जाता हूँ। बुआ जी, मेरा दिन तो आजकल इस प्रकार बीतता है। आप अपनी कुशलता का समाचार भेजते रहना। मेरी ओर से परिवार के सभी बड़ों को नमस्कार कहना। आपका अपना दुष्यंत। यहाँ पर आपने अपना नाम लिखना है। तो बच्चों, अभी हमने 6ठी कक्षा का बसंत भाग 1 की पाठ्य पुस्तक का तीसरा पाठ नादान दोस्त का अभ्यास पढ़ा। तो बच्चों, आपको समझ में आया होगा।
तो मेरे वीडियो को लाइक शेयर कमेंट और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना।